बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला न्याज़। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ सब बिकता है प्रॉपर्टी को हिट करने के लिए ये प्रोग्राम है और आज के मेहमान भी बहुत ख़ास मेहमान हैं, क्योंकि गुज़श्ता प्रोग्राम्स के अंदर हमने आपको ये तो ज़रूर बताया कि इन्वेस्टमेंट कौन सी अच्छी है, कौन सी बेहतर है, लेकिन आज बड़े ख़ास सवाल किए जाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी के समंदर से हमने कुछ मेहमान बुलाए हैं जो कि अपने अपने काम के अंदर काफी महारत रखते हैं। तो मैं देर नहीं लगाऊंगी बल्कि तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब वकास मेकन साहब जो कि प्रॉपर्टी एडवाइजर हैं। प्रॉपर्टी एडवाइजर के बाद हम आपको लेकर चलेंगे माहिर कानून की तरफ। जायदाद में हमेशा बहुत सारी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि मैं जाऊं कहां पर। इधर से कोई एक अलग से आवाज आती है कि नहीं तुम ऐसा करो, अपने पैसे बचाने के लिए ये कर लो, या किसी को कुछ पैसे देकर दोबारा से जमीन पर कब्जा कर लो, या और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टे लग जाते हैं, बहुत से मसले मसाइल होते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। तो इसमें हमारी रहनुमाई फरमाएंगे जनाब वकार मुश्ताक साहब जो कि माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अब इन सब के बाद बारी आती है घर बनाकर देने की। एक सिविल इंजीनियर का प्रॉपर्टी के कारोबार में कितना अमल दखल होता है, उसकी कितनी मदाखलत होती है, उसके लिए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बिलाल बाकिर साहब से जो कि सिविल इंजीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहली बात तो यह है कि बड़े डरे सहमे बैठे हुए हैं हम लोग कि प्रॉपर्टी का जो कारोबार है। वकास मेकन साहब, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी कैसा चल रहा है अभी राइट नाउ इन लाहौर? अभी जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिनिस्ट्री का ऐलान किया तब से तो प्रॉपर्टी माशाल्लाह बूम पे है। और एक दफ़ा फिर 2002 वाला जो है मुशर्रफ साहब वाला दौर जो प्रॉपर्टी में बूम आया था, इट्स जस्ट लाइक दैट। और लाइक हर जगह पे जो है वो प्रॉपर्टी इस टाइम पे पॉजिटिव है। और प्रॉपर्टी के साथ साथ इसके जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं और वो भी इस टाइम पे बूम पे हैं, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारी भी बहुत अच्छी जा रही हैं। तो अभी तो बहुत ज़बरदस्त। लेकिन बाहर से सुनने में आवाज़ तो यह आ रही है कि कोविड-19 की वजह से जो वो काम नहीं चल पा रहा है। नहीं, आप इसको ऐसा नहीं कह सकते। लोकल इन्वेस्टर और ओवरसीज इन्वेस्टर जो है वो इस टाइम पे ओवरसीज क्लाइंट को पेमेंट्स भेजने में थोड़ा सा दुश्वारी का सामना है, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ मुल्कों में जो है वो लॉकडाउन भी हैं और कभी कभी वक्तन फ़क्तन हमारे यहाँ भी ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन लोकल इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि मिनिस्ट्री की अभी तक जो एक्सटेंडेड डेट है वो मार्च तक है। माइट भी वो आगे एक्सटेंड हो या ना हो। और जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर्टी इस टाइम पे अपने बिल्कुल प्रॉपर मैं कहूँगा बूम पे है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि प्रॉपर्टी डाउन हो रही है, नहीं हो रही, प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। अच्छा, यानी प्रोग्राम के आगाज में देखने वालों आप लोगों को एक बहुत अच्छी खबर मिल रही है, क्योंकि हर तरफ महंगाई का या कोविड-19 का एक रोना तो है ही, लेकिन वकार साहब ने एक अच्छी खुशखबरी दे दी है कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चल रही है। अब चलते हैं वकार साहब की तरफ। वकार साहब, क्या समझते हैं, किस तरह के मसाइल हैं जो आपकी तरफ आते हैं प्रॉपर्टी को लेकर? देखिए जी, हमारी तरफ जो कानूनी पेचीदगियां लोगों को प्रॉपर्टी से हवाले से दरपेश होती हैं, वो बुनियादी तौर पर चूँकि हमारा प्रॉपर्टी का सिस्टम है वो डिवाइडेड है मुख्तलिफ तरीक़ेकार के अंदर। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं कुछ, फिर उसके बाद प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, फिर उसके बाद LDA की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो लोगों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो कोई प्लॉट परचेज़ करने जाते हैं तो वो कौन सी ऐसी चेक लिस्ट है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंश्योर किया जाए प्रॉपर्टी को ख़रीदने से पहले। अब होता क्या है कि देखने में तो प्रॉपर्टी या प्लॉट बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन इधर या मॉर्गेज जो होता है या उसके ऊपर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं होता LDA में, तो जिसकी वजह से कल को फिर मसाइल आते हैं। कल को जो रेगुलेटर है LDA वो नोटिस भेजता है, नक्शे की अप्रूवल के बड़े मसाइल होते हैं लोगों को कि उनकी रेलेवेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो नक्शा अप्रूव करके दे देती है, लेकिन अल्टीमेटली LDA से वो अप्रूव नहीं होता। और इसी तरह लोगों को प्रॉपर्टी के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको ये मसाइल पेश आते हैं कि वो अपने अजीज़ व क़ारिब या रिश्तेदारों पर एतमाद करते हुए या तो प्रॉपर्टी उनके नाम लगा देते हैं या उनको पावर ऑफ अटर्नी देते हैं, तो वहाँ पर ट्रांजैक्शंस में बड़े सारे मसाइल पेश आ जाते हैं।
तो इस तरह के अक्सर बेशतर मसाइल हमारी निगाहों से गुजरते हैं। अक्सर और बेशतर का तो आपने मुझे लुब्बे लबाब सारा बता दिया है, लेकिन मेरे देखने वाले, मेरे नाज़रीन जो हैं वो इसकी वजाहत जरूर चाहेंगे। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। बिलाल बाकिर साहब काफ़ी देर से खामोश है क्योंकि घर हमें जो है वो उन्होंने बना के देना है। बाकिर साहब, आप देखते हैं किसी चीज़ की अप्रूवल हुई हुई है या नहीं है, सिर्फ आपको अपने काम से गर्ज होता है, बस घर बना के दे दिया? बाय लॉज देखा जाए तो पहले अप्रूवल को लुक आफ्टर करना पड़ता है, उसकी चेक एंड बैलेंस करनी पड़ती है, देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है। अदरवाइज सो मैनी चैलेंजेस आ जाते हैं बीच में, एलडीए के इश्यूज आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। फिर वो प्रोजेक्ट जो है ना, एक जो टाइम दिया होता है उससे ज्यादा टाइम ले लेता है। एक सिविल इंजीनियर की प्रॉपर्टी के कारोबार में कितनी एक अहमियत होती है, क्या समझते हैं आप? 90% सिविल इंजीनियर जो होता है ना, उसकी मतलब की जाती है 90%, यानी जो दारोमदार है। चेक एंड बैलेंस बहुत मैटर करता है इस चीज के लिए। हम लोग गांव में भी तो घर बना सकते हैं, लेकिन हम सिटीजन में हमने कंपटीशन पे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई प्लाजा बनाना है, उसका एलिवेशन, उसकी प्लानिंग, उसका ईच एंड एवरीथिंग जो होती है। तो नक्शा आप बनवा के देते हैं, अप्रूव करवाते हैं, आप लोग अप्रूव कराते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भी, यानी प्लॉट टू की हम जो है सर्विसेज देते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे लिंक्स होते हैं डीलर्स के साथ भी, प्रॉपर्टी एडवाइजर जो होते हैं उनके साथ होते हैं। अच्छा वकार साहब, जैसे कि वकार साहब ने कहा कि लीगल इलीगल सिस्टम बहुत आता है, ठीक है, पहले आपके पास एक बंदा होकर गुजरेगा तो फिर ही माहिर कानून की तरफ जाएगा, तो धोखा मतलब आप लोगों की तरफ से शुरू हो जाता है। यानी आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट यू कि कैसे पता चलता है कि आप लोग जो है वो किसी सोसाइटी के अप्रूवल को देखें या एलडीए को देखें, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं उनके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं? देखिए जी, एक जो लीगल एडवाइज़र है और एक जो प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, वो दोनों आपको सेम सर्विसेज आपको एक प्रॉपर्टी डीलर भी प्रोवाइड कर सकता है। प्रॉपर्टी डीलर अगर किसी क्लाइंट को प्लॉट बाय करवा रहा है या कोई प्रॉपर्टी बाय करवा रहा है, तो ये प्रॉपर्टी डीलर का राइट है कि ये वो उसकी सारी चीज़ें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी अप्रूवल्स, उसके एलडीए के मामला जो हैं वो सारे चेक कर ले, ठीक है। वैसे एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर जो है और एक अच्छा जो रियलेटर है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी क्लाइंट को कोई चीज़ लेके दे रहा है तो पहले उसकी खुद वेरिफिकेशन करे और उसके बाद जो है वो उस डील को नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस करे। लेट्स सपोज इफ आई एम डीलिंग विद समवन, तो मेरी सबसे पहले ये कोशिश होती है कि मैं जिस शख्स से कोई प्रॉपर्टी बाय करके अपने किसी आगे क्लाइंट को दे रहा हूँ, तो पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन मैं खुद करता हूँ, और उसके बाद जब उसमें किसी किस्म का कोई लीगल या किसी किस्म का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होता, तो फिर मैं वो प्रॉपर्टी रिकमेंड करता हूँ कि मैंने इसको अपनी तरह से वेरीफाई कर लिया, इसकी ये डॉक्यूमेंट्स है, एक दफ़ा आप भी इसको अपने तौर पर वेरीफाई कर लें। तो ये बहुत ज़रूरी है। लोग एतमाद के चक्कर में जो है वो इस चीज़ को चेक नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में उनको बहुत से मसले मसाइल दरपेश होते हैं और उनको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। लोग जो है वो एतमाद के चक्कर में, यानी बहुत दफा ऐसा भी होता है कि आपने कह दिया कि जी मैंने तो चेक कर लिया है, मैंने इस चीज का अप्रूवल देख लिया है, ये एलडीए से अप्रूव्ड है, अब आप भी इसको अपने तरीके से चेक कर लें। तो लोग जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स पर एतमाद करते हैं और वो चीज बाय कर लेते हैं, लेकिन बाद में भी वो चीज़ ख़राब निकलती है। समटाइम ऐसी चीज़ होती है कि जो लाइक मुझे 13 इयर्स हो गए इस फील्ड के अंदर। स्टार्टिंग में थोड़े से मसले मसाइल ऐसे आए थे कि जो चीज़ें लाइक हमें भी नहीं पता चलती थी, लेकिन आफ्टर द टाइम बीइंग ये चीज़ें जो हैं वो आपको पता चलती हैं। तो कोशिश तो पहले यही होती है कि क्लाइंट को जो चीज़ ओरिजिनल है वो बता के चीज़ दी जाए, लेकिन मैं अपने आप को भी इसके अंदर शामिल करूंगा कि हमारी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अपने थोड़े से पैसों के लिए अगलों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो उसको वेस्ट करवा देते हैं। वकार साहब, क्या समझते हैं, कुछ शिकायत का कोई अजाला करने के लिए कानून में कुछ इसकी कोई शिक है? जी, कानून में तो हर तरह से उसके रास्ते मौजूद हैं कि कोई भी शख्स, अब अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई शख्स अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करने के लिए गया है तो उससे लोग एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसको थोड़े से पैसे देकर उसको बाउंड कर लेते हैं, और आगे वही उस एक स्टाम्प के ऊपर, उस एक कागज़ के ऊपर आगे से आगे प्रॉपर्टी वो कई हाथों में आगे बिक जाती है। और अगर फॉर एग्जांपल उसकी प्रॉपर्टी करोड़ रुपए की है तो 1 लाख रुपया अर्नेस्ट मनी या बयाना देकर प्रॉपर्टी डीलर हजरात या कोई भी शख्स उसको होल्ड कर लेता है, और फिर वो प्रॉपर्टी बयाने पे बयाना आगे मुख्तलिफ लोगों के हाथों बिक जाती है। तो फिर उससे होता ये है कि जब कई सारे लोगों का राइट अटैच हो जाता है उसे एक सिंगल प्रॉपर्टी से,
तो फिर उसमें लिटिगेशन शुरू हो जाती है और वो लिटिगेशन फिर कॉम्प्लेक्स होते होते उस पर स्टे लग जाता है, फिर वो प्रॉपर्टी आगे भी नहीं बेची जा सकती। सो लोगों से नाजरीन से यही इस्तदा है कि एक तो जब अपनी प्रॉपर्टी सेल करने जाएं तो सबसे पहले उसमें आप जो भी कागज़ साइन कर रहे हैं, जो भी रकम वसूल कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपर मुकम्मल तौर पे पढ़ के उसको समझें और फिर किसी डील के अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि जिस कागज़ पे आपने साइन या अपना स्टैम्प अपना थंब इंप्रेशन दे देना है, वहां पर किसी दूसरे शख्स का राइट क्रिएट हो जाना है और कल को उसने अदालतों में उसी कागज को लेकर जाकर लिटिगेशन शुरू कर देनी है। नाज़रीन, बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि इसके लिए भी कोई कानून की शिक मौजूद है, यानी अगर प्रॉपर्टी के काम में कोई मसला निकल आता है तो वो मसला कम बल्कि मसले का एक दलदल है जिसके अंदर आप घुसते हैं और फिर आप धंसते ही चले जाते हैं। क्योंकि वकार साहब ने बहुत आसानी से अपने अल्फाज में तो ये बात बता दी है, लेकिन इसकी मजीद वजाहत मैं लूंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। घर बनाना है अगर 3 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का, कैसे बनाना है, खर्चा कितना आएगा उस पे? एक 10 मरले का घर जो है, मैं रियल स्टेट से लिंक है, साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है मेरी, तो एक 10 मरले के घर में आपको LDA के बाई लॉस के मुताबिक 3300 टू 3400 स्क्वायर फीट की आपकी कंस्ट्रक्शन अलाउ होती है आपको। और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर के ऊपर जो एक ममटी है जो तकरीबन 175 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट तक की आपको उसमें परमिशन होती है। और आपको जो ग्रे स्ट्रक्चर वर्क है वो आपको 1250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेके तो 1700 रुपीज़ तक जो है आपका नॉर्मली जो ग्रे स्ट्रक्चर हमारे यहाँ अभी बन रहे हैं वो आपको ये कॉस्ट आती है। और 10 मरले के घर के ऊपर आपकी जो ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो 38 लाख रुपए से 45 लाख रुपीज़ के बिटवीन है। अब आ जाएं, अगर आप इसको कंप्लीट फिनिशिंग की तरफ जाते हैं तो फिनिशिंग में हमारे पास कोई रेंज नहीं है। फिनिशिंग में अगर आप जाते हैं तो हमारे पास में कोई रेंज नहीं है। आप एक टाइल या एक आप उसमें वुड जो है वो 6000 रुपये मीटर से लेके आप उसको 20,000 रुपये मीटर तक यूज कर सकते हैं, वो इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, नॉर्मली हमारे यहाँ जो अच्छे घर 10 मरला के कंस्ट्रक्ट होते हैं उन पे 90 टू 95 लाख रुपीस जो है वो अराउंड एक्सपेंसेस जो है वो आपके आते हैं। यानी आपने घर तैयार करके दे दिया है। ये बताइएगा कि वकार साहब 10 मरले के प्लॉट की कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 60 लाख रुपीस से लेके तो 90 लाख रुपीस के बिटवीन आपको 10 मरले का अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। यानी 90 लाख का प्लॉट हो गया, 60 लाख से 90 लाख का प्लॉट हो गया। कंस्ट्रक्शन कितनी ऊपर इतनी की ही आप कंस्ट्रक्शन लगा लें, 90 लाख रुपीस तक की आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई, 1 करोड़ 80 तक आपको जो है वो 10 मरले घर मिल जाता है। और जो बिल्डर नॉर्मली उसकी 2.5 करोड़ पे डिमांड करता है, 240 डिमांड करता है, 30 से 40 लाख रुपया 10 मरले के घर के अंदर मार्जिन होता है। नाज़रीन, क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा और अपने फीडबैक में भी जरूर बताइएगा। अच्छा, मैं आऊंगी आपकी तरफ सर। क्या क्योंकि ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, काफी ज्यादा गहराई में आपने बात की। नॉर्मली आपके पास जो अभी केसेस आए हैं वो किस तरह के केसेस थे? स्टे के केसेस थे या कब्जे के केसेस थे? किस तरह के केसेस थे जो आप डील कर रहे हैं अभी? नॉर्मली हमारे पास जो केसेस आते हैं वो इसमें लोगों के किराएदारी के मसाइल होते हैं। हमारा 2009 का एक एक्ट है जिसके तहत मालिक मकान को मुकम्मल तौर पर ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है अपने किराएदार से। बाज़ दफ़ा होता ये है कि किराएदार मुख्तलिफ नोटिस मिलने के बाद भी प्रॉपर्टी खाली नहीं करता, तो फिर वो रेंट कंट्रोलर के पास एक सिविल दावा फाइल होता है, सिविल जज साहब के पास, जिनके पास रेंट कंट्रोलर की पावर्स होती हैं कि मेरे मकान को खाली करवाया जाए। इस तरह के फिर जो अनपेड रेंट होता है उसकी रिकवरी का भी साथ ऐड हो जाता है उस केस के अंदर। फिर हमारे पास बहुत सारे केसेस जो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, बहुत सारे केसेस इस चीज़ से रिलेटेड होते हैं कि एक शख्स ने अपने प्लॉट का अर्नेस्ट मनी पकड़ी, बयाना पकड़ा। फॉर एग्जांपल करोड़ का प्लॉट था तो उसने 5 लाख रुपए बयाना पकड़ के उसने लिखा कि जी 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे। अच्छा। अगली पार्टी 1 महीने तक से पहले जो है वो उसको आगे कई हाथों में बेच देती है, तो फिर वो पार्टी जो है वो कई हाथों में बिकती कैसे है जमीन? बिकती इस तरह से है कि जी फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स 5 लाख रुपया दे के
उसका स्टाम्प लिख लेता है कि जी मैंने 5 लाख पे कर दिया है और 1 महीने के बाद मैं बाकी 95 लाख ट्रांसफ़र के ऊपर पे करके ये प्रॉपर्टी मैं ले लूँगा। अब वो शख्स क्या करता है कि वो उसी बयाने के ऊपर वो आगे किसी तीसरे शख्स से 7 लाख रुपया पकड़ के उसको लिख के दे देता है कि जी ये प्रॉपर्टी करोड़ रुपए की थी, मैं आपको दूंगा 1 करोड़ 10 में, जिसका 7 लाख मैंने वसूल कर लिया। तो इसी तरह से मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी फिर बगैर कुछ किए वो इंक्रीज होती चली जाती है, आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जाती है और इसी से फिर बहुत सारी लिटिगेशन होनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इस मामले में कोई पकड़ धकड़ नहीं हो पाती इतनी स्ट्रांग तरीके से, इसीलिए लोग एक हाथ से दूसरे हाथ बेच देते हैं। इस मामले में मेरे ख्याल में जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल में जिस तरह अभी शुरू किया है FBR ने रजिस्टर करना प्रॉपर्टी डीलर्स को, इसी तरह एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए सूबे की सतह पर, जो कि प्रॉपर्टी डीलर्स को और इससे मुंसलिक कारोबारी लोगों के लिए एक उनको रेगुलेट करे और उनकी बाकायदा लाइसेंसिंग होनी चाहिए। और अगर एक लाइसेंस्ड प्रॉपर्टी डीलर के पास कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाता है तो जाहिर है एक शख्स जब अगर एक प्रोफेशनल है, फॉर एग्जांपल कहीं पे वो जॉब करता है और वो अपनी जॉब में से टाइम निकाल के किसी पर ट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाता है, तो उसको फिर इस किस्म का साजगार माहौल मैसर हो कि कोई शख्स उसके साथ फ्रॉड ना कर सके, कोई शख्स उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो आगे लिटिगेशन की गुत्थियों में उलझा के उसको मजीद परेशान ना कर सके। लेकिन इसके बावजूद जो है ये सारी चीजें हो तो रही हैं। अगर आपने लाइसेंस की बात की है तो मैं अगर शायद वकार साहब से पूछूंगी तो आप कहेंगे मैं लाइसेंस शुदा डीलर हूँ, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बेसिकली इसके ऊपर जो है वो लॉज बन रहे हैं, ठीक है, और लाइसेंस हम इसी सेंस में है कि हम लोग जो है वो टैक्स पेयर हैं, ठीक है, और हमारा ईयरली जो रिटर्न्स हैं वो जो है वो फाइल होती हैं और उसमें हम अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो FBR को पेश करते हैं। उसके ऊपर जो हमारी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया है वो हम देते हैं। देखिए, हम किसी क्लाइंट के साथ अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं और हम उसको विद मटेरियल जो है कंस्ट्रक्शन करके देने जा रहे हैं, उसमें प्रॉपरली हमारा एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में हमने जो मेजर्स उसके साथ डिसाइड किए होते हैं वो सारी चीज़ें हम उसके साथ मेंशन करते हैं उसके अंदर, ठीक है। और अगर क्लाइंट ने हमारे साथ जाके मटेरियल ही खरीदना है तो फिर वो घर भी खुद ही बना सकता है। बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर क्लाइंट्स कौन से हैं जो जॉब कर रहे हैं, ओवरसीज क्लाइंट हैं जो टाइम नहीं दे रहे। मैं अपनी बात करूं तो हम लोग ओवरसीज क्लाइंट के लिए करते हैं कि हम 2-3 एंगल से एक कैमरास जो है उनकी साइट के ऊपर हम वो कर देते हैं, उन कैमरास की ऑनलाइन एक्सेस उन तक दे देते हैं। वो उस एक्सेस के थ्रू अपनी जो चीजें हैं उसको देख रहे होते हैं कि हमारे साइट पे क्या काम चल रहा है और किस तरह का मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। सेकेंडली, जब एक कंपनी एग्रीमेंट करती है और एक लोकल बंदा एग्रीमेंट करता है जिसको ये नहीं पता होता कि इस क्लाइंट ने हमारे साथ नेक्स्ट चलना है या नहीं चलना, ठीक है, उसमें कंपनी जब उस एग्रीमेंट जो उसके साथ किया हुआ है एक ही चीज देखने में आपको उसमें फर्क महसूस नहीं होगा। हमें पता होगा, लेट्स सपोज आप एग्जांपल ले लें क्रश की, ठीक है, क्रश जो है वो 8 से 10 किस्म की आती है और उसका रेट 40 रुपए से शुरू होता है और 92 रुपीज तक जाता है, जो आज की मार्केट का रेट है। इसी तरह ले लें क्रश की, ठीक है, क्रश जो है वो 8 से 10 किस्म की आती है और उसका रेट 40 रुपए से शुरू होता है और 92 रुपीज तक जाता है, जो आज की मार्केट का रेट है। इसी तरह आप ब्रिक्स की तरफ आ जाएं तो ईंट 9,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक जो है वो मार्केट में इस टाइम पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जब आप एग्रीमेंट किसी क्लाइंट के साथ करते हैं तो आप उसको मटेरियल भी डेफिनेटली वही प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो आपने उसके साथ एग्रीमेंट में डिसाइड किया होता है। अगर क्लाइंट ने जाके आपके साथ मटेरियल और चीजें खुद बाय करनी है तो वो घर भी खुद बना सकता है। सही बात है। अच्छा वकार साहब, ये बताइएगा कि एक प्रॉपर्टी को अगर आप किसी दूसरे नाम पर मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए भी एक माहिर कानून की जो है वो रहनुमाई चाहिए होती है, या अगर चाहिए होती है तो ये प्रोसीजर जो है इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में माहिर कानून की या कानून से वाकफियत रखने वाले शख्स की ज़रूरत आपको तब पड़ती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी जगह आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं
तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जिस सोसाइटी में मैं ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, क्या ये रजिस्टर्ड भी है या नहीं है, क्या इसका इस सोसाइटी का जो मैं प्लॉट ले रहा हूँ उसके नक्शे के अंदर ये प्लॉट रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आ रहा है या किसी पार्क की प्लॉटिंग करके मुझे दिया जा रहा है, या ये किसी शेड एरिया जिस तरह कब्रिस्तान है उसका प्लॉट मुझे दिया जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले जिस भी सोसाइटी में आप प्लॉट ले रहे हैं उसका आप अप्रूव्ड नक्शा निकाल के देखें कि जो मैं प्लॉट ले रहा हूँ आया ये ज़मीन पर एग्जिस्ट करता है और आया ये अप्रूव्ड नक्शे के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद आप ये चेक करें कि आपका ये जो प्लॉट है आया ये इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, ये मॉर्टगेज तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ के बहुत सारे प्लॉट LDA ने NOC इशू करते वक्त मॉर्टगेज में रख लिए होते हैं कि वहाँ से कोई सड़क गुजरनी है कल को, तो वो बहुत सारे प्लॉट्स के ऊपर चार्ज लग जाता है। फिर अगर वो चार्ज लग जाता है तो कल को फिर कोई नक्शा अप्रूव नहीं होता। तो आपने ये खुद विजिलेंट रह के या किसी कानूनी नहीं, आपने पहले भी मुझे कहा कि खुद विजिलेंट रहना है, तो खुद विजिलेंट बंदा कितना रहेगा? देखिए, खुद विजिलेंट तो ये जब कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है या कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, सबसे पहले तो अगर कोई आपको गाइडेंस भी दे रहा है तो जब तक आप खुद विजिलेंट नहीं होंगे, आप खुद चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। अब उससे अगला स्टेप ये होता है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये नक्शा समझें आप, आपका अप्रूव्ड वो प्रॉपर्टी हो। फिर उसके बाद जब अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो फिर आपने सोसाइटी से वो नक्शा अप्रूव करवाना है, फिर LDA में आपने उसको अप्रूव करवाना है, और आपने इस सारे अप्रूवल के टाइम आपको अगर कानून आप समझते हैं कि ये काम आप वक्त नहीं दे सकते, तो जाहिर है किसी एक्सपर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो एक्सपर्ट एक प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है, वो एक्सपर्ट एक वकील की सूरत में भी हो सकता है, जो कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करे कि जी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी की सारी जो बैक ट्रैक इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करके, और जब आप वो प्लॉट मकान की सूरत में बनाने आगे जाएं तो आपको कल को कोई मुश्किल ना पेश आए। और जब मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये सारा आपने खुद विजिलेंट भी रहना है, और एक फिर अगर आपको कोई मसला आ जाए तो आपने एडवाइजर के पास या माहिर कानून की तरफ जाना है सर्विसेज लेने के लिए। तो सर्विसेज लेता लेता अगर उसकी जेब वैसे ही खाली हो जाए आप लोगों को भरते भरते, तो वो फिर क्या करेगा? इसीलिए मैंने कहा ना जी कि वो हैंड्स ऑन होना चाहिए, विजिलेंट रहना ज्यादा, क्योंकि खर्चे वाले मामले को भी आपने जिस तरह कहा कि वो भी ज़हन में रखना है। लेकिन क्या मतलब आप लोग कभी ऐसा करते हैं कि काम को जानबूझकर मतलब पैसे निकालने की खातिर प्रोसीजर लंबा कर दिया जाता है? मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रोफेशनल लॉयर या किसी भी फील्ड का प्रोफेशनल ये करता होगा, या वो कोई अफोर्ड कर सकता होगा इन द लॉन्गर रन। इस तरह के काम करने से होता है कोई अनप्रोफेशनल एटीट्यूड वाले लोग हर पेशे के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुख्तलिफ इन सारे इशूज़ से निपटने के लिए, जो मैंने आपसे बताया कि उसका रिकॉर्ड चेक करना होता है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर में शुरू हो रहा है कि लाहौर की जो अर्बनाइज्ड प्रॉपर्टी है, चूँकि वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोई जगह को रेगुलेट करती है आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर जो कि लोकल गवर्नमेंट के अंडर आती है, कोई जगह आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में आती हैं, कोई जगह जो आपकी वो डायरेक्ट LDA में आती हैं, और इन सब को रेगुलेट करता है LDA नक्शे वगैरह। तो कहीं पर सेपरेट DHA है जो सबको रेगुलेट करता है। तो इस सारी बिखरी हुई स्कीम्स को यकजा करने के लिए गवर्नमेंट ने एक वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शुरू किया है कि सारे रिकॉर्ड को यकजा किया जाए और कोई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हो जिसके ऊपर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड हो। आम शहरी अगर कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करने जा रहा है तो वो ऑनलाइन ही उसकी सारी तफसीलात को वो चेक कर ले और उसको वन विंडो से सारा पता लग जाए। हालांकि ये प्रोसेस में टाइम भी लगेगा, और ये मेरा सवाल यही था कि इसमें टाइम कितना लगेगा। इसमें ये रिसेंटली मैं मेंबर भी हूँ पंजाब लैंड ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिकॉर्ड है, बहुत स्कैटर्ड रिकॉर्ड है लाहौर जैसे इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी का। तो ये अगले आने वाले 2-3 सालों में मुझे बड़ी उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक पैटर्न पे कंबाइन हो सकेंगी, और एक ख़रीदार और या बेचने वाला एक सिस्टम के तहत चीज़ों को जो है वो देख सकेगा। मैं फिर इसी सवाल की तरफ आऊँगी, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि एक इन्वेस्टर को अपने माइंड में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से पहले। सर, ये सवाल तो आपसे पूछना बनता है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जैसे वकार साहब ने भी बताया कि आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो भी सोसाइटी आ रही है क्या इनके पास अपनी लैंड अवेलेबल है। सेकेंडली, ये लैंड जो है गवर्नमेंट के जितने रेलिवेंट जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनसे अप्रूव है। और थर्डली, जो नॉर्मली हमारे यहाँ देखा जाता है कि इससे पहले इन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया उसमें इनकी क्या वर्थ है, इन चीज़ों का देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें जब आप अपने इनको क्लियर करके चलेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी जगह पे जो है वो परेशानी का सामना नहीं होगा। नॉर्मली लोग ये करते हैं कि देखा देखी उसने वहाँ पे फाइल ली, मैं भी वहाँ पे ले लेता हूँ, ये वो उसकी वेरिफिकेशन नहीं करते, उसमें फिर जो है वो लोग फंस जाते हैं। उसमें लोग फंस जाते हैं। अच्छा, एक सोसाइटी के अंदर प्लॉट कैसे ट्रांसफर होता है? सोसाइटी के अंदर जो प्लॉट ट्रांसफर प्रोसीजर है वो बहुत आसान है। नॉर्मली आप एलडीए में एक प्लॉट ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं तो 6-6 महीने लग जाते हैं वहाँ पे एक प्लॉट को ट्रांसफ़र करवाने के लिए। सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़ा प्रॉब्लम एलडीए में प्लॉट ट्रांसफ़र करवाने का है। जैसे आप जोहो टाउन देख लें, एलडीए एवेन्यू 1 है, एलडीए एवेन्यू 1 से आगे बैरिया टाउन है, 10 किलोमीटर आगे है और वो सारा आबाद हो गया। एलडीए एवेन्यू 1 क्यों खाली है? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफ़र प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा लेंथी है। नॉर्मल सोसाइटी में एक क्लाइंट अगर जाता है, उसने प्लॉट ट्रांसफ़र करवाना है, वो सबसे पहले जो प्लॉट बाय कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स को लेके, उसकी कॉपीज लेके, जिस भी डीलर के साथ वो डील कर रहा है उसको लेके साथ सोसाइटी ऑफिस से जाके खुद अपनी आंखों के सामने फ्रंट डेस्क से उसकी वेरिफिकेशन करवाए कि आया ये प्लॉट इस बंदे के नाम है, इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंडली ये है कि जो प्लॉट वो बाय कर रहा है उस प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी के साथ जिस भी रियल्टर से वो प्लॉट परचेज कर रहा है उसको जो भी वो एडवांस अमाउंट दे रहा है उसको वो उसके लेटर हेड के साथ एक स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो रिटर्न ले कि मैंने ये प्लॉट इतने का लिया है, इतने डेज टाइम में मैंने पेमेंट करनी है और मेरी उनके साथ ये शराइत जो हैं ये मेरी तय हुई हैं। ठीक है। थर्डली, वो रियल्टर जो है वो उसका एक एनडीसी करवाएगा, सोसाइटी में अप्लाई करेगा। उस एनडीसी का मकसद ये होता है, इट स्टैंड फॉर नो डिमांड सर्टिफिकेट। वो एनडीसी में ये होता है कि उसमें सोसाइटी आपको एक ट्रांसफर की डेट देती है कि इस दिन आपका ये प्लॉट ट्रांसफर होगा। नॉर्मली आज अगर किसी प्लॉट को सेल किया है, उसकी आज एनडीसी करवाने गए हैं तो सोसाइटी ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन बाद का टाइम देगा। क्या करवाने के लिए गए? एनडीसी, नो डिमांड सर्टिफिकेट। ओके, ठीक है। उसमें सोसाइटी जो है वो उसकी एनडीसी करके देगी। उन 4 दिन में सोसाइटी उस फाइल की पूरी वेरिफिकेशन करती है, इसकी कोई पेमेंट ड्यू तो नहीं है, इसकी कोई सरचार्ज ड्यू तो नहीं है। जिस दिन आप ट्रांसफर पे जाते हैं तो एक एनडीसी स्टेटमेंट मिलती है, वो कस्टमर को खुद भी देखनी चाहिए साथ कि एनडीसी स्टेटमेंट के ऊपर क्या मेंशन है। अगर उसके अंदर कोई ड्यूज पेंडिंग है तो वो एनडीसी स्टेटमेंट के ऊपर मेंशन होंगे। अगर उसके ऊपर फेसिंग पार्क है, मेन बुलेवर्ड है या कॉर्नर प्लॉट है, इन पे 10% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है सोसाइटी की तरफ से। अगर वो पेड नहीं है वो चीज़ें भी उसके ऊपर मेंशनड होंगी। और अगर आपकी डील ये हुई है कि हम ये फेसिंग पार्क पेड या कॉर्नर पेड प्लॉट ले रहे हैं और उसके ऊपर मेंशनड है तो आप वहां पे उससे ये मुतालबा उस रियल्टर से और उस सेलर से कर सकते हैं कि ये अमाउंट आप पे करें। ठीक है, ठीक है। थर्ड चीज, उसके ऊपर आज की डेट से पहले जितने सरचार्ज होंगे वो सेलर पे करेगा। नॉर्मली वो परचेजर को कहा था सर ये ड्यूज हैं आप दे दें, ठीक है, वो परचेजर के ड्यूज देने नहीं बनते कभी भी। ठीक है। उसके बाद सोसाइटी के काउंटर के ऊपर सिंपल दोनों की पिक्चर्स होती हैं, सिग्नेचर होते हैं और प्लॉट ट्रांसफर हो जाता है। और आजकल तो आपको पता है पिक्चर्स वेरिफिकेशन के जरिए ही प्लॉट ट्रांसफर हो रहे हैं। एग्जैक्टली, लाइव पिक्चर ली जाती है वहाँ पे, बायर और सेलर को इकट्ठा खड़ा करके जो है वो पिक्चर ली जाती है। ट्रांसफर लेटर के ऊपर परचेजर की पिक्चर आएगी, जो सेलर होगा, सेलर के सारे डॉक्यूमेंट्स पुरानी फाइल में लग जाते हैं, सेलर का उससे लिंक खत्म हो जाता है। ये बताइएगा वकार साहब के जो बिरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो अपनी जायदाद की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, या उनके भी कुछ केसेस हैं आपके पास? जी, ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ही होते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मुश्किल ये पेश आती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी में अपने रिलेटिव्स या किसी एतमाद वाले शख्स को वो प्रॉपर्टी का पोजेसन हैंड ओवर करके चले जाते हैं, तो वो कल को जब आके वो प्रॉपर्टी मांगते हैं तो वो उसको वापस नहीं करते प्रॉपर्टी। या अक्सर औकात ये होता है कि किसी मजबूरी के तहत वो अपना पावर ऑफ अटर्नी जो है अपने यहाँ पे किसी रिलेटिव या किसी जानने वाले या किसी करीबी के नाम करते हैं, तो वो इसको मिसयूज़ करते हैं
उस पावर ऑफ अटर्नी को, या बाज़ दफ़ा तो हमने ये भी देखा है, ये मतलब ज़रूरी ज़मीनों पर भी इस तरह का होता है और शहर की प्रॉपर्टीज़ पर भी ये देखा है कि लोग जाली इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, उनके जाली साइन करके, वो तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मेरी यही गुजारिश है, जिस तरह अभी भाई बता रहे थे, तो जो तो सोसाइटीज़ मतलब जिस तरह DHA है या बहरिया है, जिनका तो सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पर तो चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंट हैं, मतलब ये चीज़ माननी पड़ेगी। LDA में भी हालांकि टाइम तो लगता है, लेकिन वहाँ पर भी जब से ये वन विंडो ऑपरेशन हुआ है और चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हुई हैं, वहाँ पर भी कुछ सिस्टम बेहतर हुआ है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से यही गुजारिश है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करें, पहले तो आप ये यकीन कर लें कि जिस बंदे के साथ आप डील कर रहे हैं वो बंदा जेन्युइन है। वकार साहब ने प्रोग्राम के शुरू से लेकर एंड तक मुझे कानून तो काफी सिखाया है, लेकिन ये कानून जो है ना, ये अभी का नहीं है, 1947 से चलता हुआ आ रहा है। कानून बने हैं, किताबें बनी हैं, ये पढ़ लो, इसका ये कानून है, फिर भी लोग रोते फिर रहे हैं। लोगों को प्रॉपर्टी के अंदर बहुत से मसले मसाइल का सामना है। फिर दूसरी बात यही आ जाती है कि जो बेचारे मेहनत मजदूरी के सिलसिले में बाहर के मुल्क जाके बैठे हुए हैं और ये ट्रस्ट करते हैं कि यार मतलब साडी जमीन जड़ी ना अपने वतन च है और महफूज है, लेकिन वो महफूज नहीं होती। और कहा जाता है कि जी वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे दी गई है, अब जो है वो मेरी जमीन सेफ है, इसके बावजूद प्रॉब्लम आ जाती है। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 मौजूद है, जिसमें अगर कोई इस्तगासा दायर करता है तो वो चंद महीनों के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को वापस दिलाने के अहकामात ले सकता है। CRP का सेक्शन 145 है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट है और नक्शे अमन का खदशा है तो पुलिस की मदद से उसको वेकेट कराया जा सकता है। सो कानून के अंदर बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं, अगर कोई इसको परसू करता है। इसी तरह सिविल दावा है, अब हमारा सिविल प्रोसीजरल कोड भी अमेंड हो गया हुआ है, बहुत सारे स्टेप्स को जो है वो स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। प्रॉपर्टी के शोबे में जो मसला आता है उसकी टाइम ड्यूरेशन दीजिएगा, उसमें मुझे 6 महीने लगने हैं, मुझे उसमें साल लगना है, मुझे उसमें 2 साल लगने हैं, या मेरे केस की नौयत पर डिपेंड करता है? देखिए, ये केस की नौयत पर तो डिपेंड जाहिर है करता ही है, लेकिन अगर उस केस को, किसी भी केस को अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए, हमारे यहाँ होता क्या है कि हम लोग एक तो अदालतों में जाते नहीं, अगर अदालतों में चले भी जाएं तो खुद लिटिगेंट्स या वकला हजरात उसको बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि किसी ना किसी एक पार्टी का इंटरेस्ट इस चीज़ से वाबस्ता होता है कि ये केस जितना ज़्यादा टाइम चलेगा उतना उसका फ़ायदा होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग जो स्कीम है उसका जो है वो आपके माइंड में कैसा फ्यूचर है, कैसा देखते हैं उसको आप? नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का जो फ्यूचर है ना, वो मेरी नज़र में सिटीज़ में फॉल नहीं करता। अच्छा, वो इस तरह से कि एक छोटा सा वाकया मैं आपको बता दूं कि जब ये सारा कुछ नया डेवलप हुआ तो हम में से कुछ रियल्टर्स को इनवाइट किया गया नेशनल बैंक की तरफ से इसके ऊपर ब्रीफिंग्स लेने के लिए। तमाम रियल्टर्स को? कुछ रियल्टर्स को, कुछ सिलेक्टिव रियल्टर्स को, और हमारी वो 8 से 10 घंटे की मीटिंग थी जिसमें इन्होंने हमें सारा इसके बारे में गाइड किया कि इसमें 3-4 स्लैब्स हैं, उन स्लैब्स में ये लोग फॉल करते हैं, ये है वो है। एनी हाउ, जब वो सारा सेशन ख़त्म हुआ तो हमने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की, तो इवन के जो हमें प्रेजेंटेशन दे रहे थे नेशनल बैंक के जो डायरेक्टर थे, इवन उनसे हमने क्वेश्चन किया, वो कहते यार ये तो भी हमें भी नहीं पता। एक 35 लाख रुपीस का घर है 5 मरले का, उसको आपने इतने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। लाहौर शहर में तो आपको 35 लाख का 5 मरले का प्लॉट ही नहीं मिलता। अच्छा, तो वो जो बेचारा जो लेने वाला है वो उसकी प्रोसेसिंग फीस देगा, उसको अप्लाई करेगा, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेगा, एट द एंड वो सारे पैसे जाया करने के बाद उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। यानी इतना मुफीद नहीं है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। वो फॉल 35 लाख रुपीस पे 850 स्क्वायर फीट का घर वो कैसे बनाएगा? इतने का तो उसको प्लॉट ही नहीं अवेलेबल होता। बहरहाल प्रोग्राम मैं तो समझती हूँ अभी शुरू हुआ था, लेकिन वक्त के मुताबिक जो है वो प्रोग्राम का अख्ताम हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और मैं जानती हूँ कि देखने वालों के दिमाग में भी बहुत से सवाल ऐसे होंगे जो अभी तक उनके दिमागों में ही बैठे हुए हैं, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू उन सवालों का जो है वो आपको बेहतर और अच्छा और हल और जवाब जो है वो दिया जाए, तो उसके लिए प्रोग्राम का फीडबैक आपका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपसे मुलाकात होनी बहुत बाकी है, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।